नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के 40वें स्थापना दिवस पर एक वेबिनार को किया संबोधित। कहा, छोटे और मझोले किसानों की प्रगति सरकार का है प्रमुख लक्ष्य। भारतीय कृषि क्षेत्र में छोटे व सीमांत किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना है बेहद महत्वपूर्ण। एपीडा ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नेफेड के साथ किया समझौता ज्ञापन में निर्यात की स्थिरता पर की गई है परिकल्पना। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए पहल। कृषि निर्यात नीति के तहत विभिन्न राज्यों में मौजूद क्लस्टर के सतत विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को किया गया करीब 11,141 करोड़ रुपए का भुगतान। उत्तर प्रदेश राज्य में हुई गेहूं की अब तक की सर्वाधिक खरीद। उत्तर प्रदेश में रबी विपणन सत्र के दौरान रिकॉर्ड 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। बड़े पैमाने पर किसान हुए हैं लाभान्वित। सीएसआईआर महानिदेशक ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। पुलवामा में सीएसआईआर की लेवेंडर की खेती का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजी सीएसआईआर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयासों पर की चर्चा। लेवेंडर की खेती अपनाने से किसानों की आय और रोजगार में हुई है पर्याप्त बढ़ोतरी। और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से भारी नुकसान, 2 की मौत। कांगड़ा में 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। राज्य में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी राहत और बचाव अभियान जारी। वहीं दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक। और अब खबरों पर नजर विस्तार से डालते हैं। छोटे व मझोले किसानों की प्रगति सरकार का लक्ष्य है ताकि 2022 तक जो किसानों की आय है उसको दोगुना किया जा सके। इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के 40वें स्थापना दिवस पर एक वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के 40वें स्थापना दिवस पर एक वेबिनार को संबोधित किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि छोटे व मझोले किसानों की प्रगति सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि खेती की लागत पर ध्यान रखते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बनाने के उद्देश्य के साथ सरकार ने एमएसपी में भी सतत वृद्धि की है। राज्य एजेंसियों के माध्यम से खरीदी में भी बढ़ोतरी लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ नाबार्ड ने राज्य विपणन संघों को करीब 50,000 करोड़ रुपए का संवितरण करके रिकॉर्ड खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बात नरेंद्र सिंह तोमर ने नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक वेबिनार में कही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में छोटे व सीमांत किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में सफलतापूर्वक अभियान चलाया गया है। इसके साथ साथ चालू वित्त वर्ष के बजट में इस क्षेत्र में 16.5 लाख करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य भी रखा गया है। तोमर ने इस बात पर संतोष जताया कि नाबार्ड ने सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए किसानों को रियायती दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया और 7 साल में राशि 6.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। इसके साथ साथ तोमर ने भी कहा कि सरकार ने कृषि विपणन में भी सुधार किया है। एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडियां 1000 हैं। चालू साल में एक और 1000 मंडियों को इस पोर्टल से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम और किसान रेल की शुरुआत भी इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है। फल सब्जियों को खेतों से उपभोक्ता शहरों तक पहुंचाकर नुकसान में पहले भी कमी लाई जा रही है। इसके साथ साथ 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की भी शुरुआत भी हो चुकी है, जो सामूहिकता के मॉडल पर काम करेंगे। कृषि मंत्री ने खुशी जताई कि इस महत्वाकांक्षी स्कीम के क्रियान्वयन में नाबार्ड अग्रणी रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण व कृषि आधारित संरचनाओं पर जोर देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैकेज दिया गया है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष कृषि आधारभूत संरचना निधि द्वारा निवेश को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य शामिल है। और किसानों की बात की जाए तो किसानों को अब सरकार से 3% ब्याज व ऋण गारंटी के साथ वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना में भागीदार नाबार्ड ने 35,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को वन स्टॉप शॉप के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
और बात नेफेड की करते हैं कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने किसान सहकारी समिति और किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में एपीडा पंजीकृत निर्यातकों को नेफेड के माध्यम से लागू सभी सरकारी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करना भी शामिल है। समझौता ज्ञापन में प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्ता वाले उत्पादों और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों को संबोधित करके सहकारी समितियों द्वारा निर्यात की स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना की गई है। एपीडा नेफेड द्वारा चिन्हित और प्रचारित सहकारी समितियों, एफपीओ भागीदारों तथा सहयोगियों द्वारा निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। एपीडा और नेफेड भारत और विदेशों में आयोजित होने वाले B2B और B2C मेलों सहित वैश्विक व्यापार में किसान सहकारी समितियों की भागीदारी की सुविधा भी प्रदान करेगा। और अब बात करेंगे गेहूं की खरीद की। उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की जा रही है, जिसका सीधा फायदा जो है वहां के किसानों को मिल रहा है। अगर हम नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को 11,141.28 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। राज्य में गेहूं की अब तक की ये सर्वाधिक खरीदी की गई है। राज्य सरकार की एजेंसियां खरीदी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में रबी विपणन सत्र 2021-22 में आरएमएस 2020-21 की तुलना में 58% अधिक गेहूं खरीदा गया है। उत्तर प्रदेश में रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया है और इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान धान की भी रिकॉर्ड खरीदी की गई थी। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश के 10.22 लाख किसानों को 66.84 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। ये राज्य के इतिहास में धान की अब तक की सर्वाधिक खरीद मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में कुल 12,451.88 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक किया गया है, जो उनके सीधे बैंक खातों में पहुंचा है। धान की खरीद वर्तमान खरीफ 2020-21 में इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 8 जुलाई 2021 तक 866.05 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का भी क्रय किया जा चुका है। और अब बात करेंगे मंडियों की। देश भर की मंडियों में उतार चढ़ाव रहा, ये देखते हैं कि कैसा रहा देश भर की मंडियों का हाल। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1,26,10,000 टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में चने की उपज 1,10,80,000 टन की रही थी। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। वहीं बात दलहनी फसलों की खेती की करें तो दलहनी फसलों की बुआई में कुछ कमी आई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 14,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 17,51,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सीमित है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 10 जुलाई को केरल की अरूर मंडी में चने का भाव रहा 7,700 रुपए क्विंटल। 12 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 7,900 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 12 जुलाई को देसी चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,625 रुपए क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में देसी चने के सौदे में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ।
12 जुलाई को यहां देसी चने का भाव रहा 5,570 रुपए क्विंटल, जो 10 जुलाई को 5,550 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। फतेहपुर मंडी में 10 जुलाई को देसी चने का भाव था 5,585 रुपए क्विंटल। 12 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,585 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो गाजीपुर मंडी में चने का भाव रहा 5,710 रुपए क्विंटल। संडीला मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही शामली मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,700 रुपए क्विंटल पर हुए। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 7 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 7 जुलाई 2021 तक धान किसानों से 8 करोड़ 65 लाख 22 हजार टन से ज्यादा का धान खरीदा जा चुका है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7 करोड़ 7 लाख 78 हजार टन और रबी फसल का 1 करोड़ 57 लाख 44 हजार टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 56 लाख 58 हजार टन रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 10% से अधिक है। इस सरकारी खरीद का सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। आपको बता दें, इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 36 लाख 15 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 34 लाख 62 हजार हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 10 जुलाई को धान का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। 12 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,300 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 15 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 12 जुलाई को यहां धान का भाव रहा 1,502 रुपए, जो 10 जुलाई को 1,487 रुपए क्विंटल था। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 12 जुलाई को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,850 रुपए क्विंटल पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जायस मंडी में भी सामान्य क्वालिटी के धान के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ 12 जुलाई को सामान्य क्वालिटी के धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,500 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी के धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ शनिवार को धान का भाव था 1,500 रुपए क्विंटल। सोमवार को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव 1,510 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज में 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 4,148 करोड़ की लागत से 298 किलोमीटर के 16 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार
लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत मणिपुर में विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में 298 किलोमीटर के 16 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसकी लागत तकरीबन 4,148 करोड़ रुपए है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत पिछले 7 वर्षों से मोदी सरकार का प्रयास पूर्वोत्तर राज्यों के संपूर्ण विकास का है, जिस पर लगातार काम जारी है। नए भारत की नई राहों पर अग्रसर होता मणिपुर में बेहतर कनेक्टिविटी से यहां विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें मकरू नदी पर 62 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज, 869 करोड़ रुपए की लागत से बने इम्फाल मोरे खंड, 235 करोड़ की लागत से बने माओ सेनापति खंड और 140 करोड़ की लागत से बने सेनापति कांग पोकपी सेकमई खंड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिससे मणिपुर में विकास के साथ साथ रोजगार और दूसरे राज्यों एवं पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। The Manipur has got lot of strength. 4 number of projects cost 1,306 crore is going to inaugurate today. That is Makru River Bridge is very important, or Imphal Jimram Road. These are the important projects. Today we are going to inaugurate it. At the same time, we are also starting some new project also. And the cost of that project is also coming to something 4,148 crores. पूर्वोत्तर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तैयार हो रहा प्रगति का हाईवे से विकास के नए रास्ते खुलेंगे, आर्थिक संरचना को बल मिलेगा एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। Completion of Makru is a milestone achievement for enabling seamless movement of goods and service to and from the state along National Highway 37. It will bring immense relief to transporters and the general public alike. पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत यहाँ के सभी राज्यों में सड़क, ब्रिज, रेल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि मणिपुर में इन परियोजनाओं की शुरुआत से न सिर्फ राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यटन और व्यवसाय को भी काफी फायदा होगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे लेवेंडर की खेती के बढ़ते रकबे की और विस्तार की। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती से किसानों को काफी लाभ पहुंचा है। सीएसआईआर के महानिदेशक ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और पुलवामा में सीएसआईआर की लेवेंडर की खेती का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजी सीएसआईआर ने जम्मू कश्मीर में सीएसआईआर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा की है। महानिदेशक सीएसआईआर ने लेवेंडर की खेती से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि लेवेंडर की खेती अपनाने से उनकी आय और रोजगार में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए फसल को बढ़ाने, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और मार्केटिंग में वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह व सहायता दी जाएगी। कृषि उत्पादकता और उससे होने वाले लाभ को अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिए सुगंधित फसल उत्पादन के साथ मधुमक्खी पालन को जोड़ने की भी जरूरत पर बल दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किसानों की आय और महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए औद्योगिक खेती, विशेष रूप से लेवेंडर के लिए भी काम कर रहा है। विभाग मूल्य वर्धित उत्पादों और अन्य कच्चे माल के उत्पादन के लिए विभिन्न उद्योग उन्मुख फसलों की खेती बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहता है। उपराज्यपाल ने सीएसआईआर के प्रयासों की सराहना की और जम्मू कश्मीर के प्रतिभाशाली युवाओं के वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रशिक्षण पर भी बल दिया। पिछले 10 वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर की खेती के रकबे में उछाल देखा गया, यानी कि रकबा जो है वो बढ़ा है। और अब बात करते हैं बढ़ते हुए मानसून की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की दिल्ली में बारिश को लेकर हो रही चूक के बीच राजधानी दिल्ली के कई इलाकों के अलावा गुड़गांव और फरीदाबाद में सुबह दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण बारिश हुई है। पिछले 2-3 दिनों से मानसून के आने की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने दिल्ली में मंगलवार के लिए हल्की बारिश के आसार के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया था। दिल्ली में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी बन गई है, जिससे कि लोगों को आने जाने में
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। प्रशासनिक टीमों की तरफ से बचाव और राहत के काम जारी है। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि प्राकृतिक आपदा के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग अभी भी लापता है और कांगड़ा जिले में अलग अलग जगहों पर 20 लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित बोह गांव से 4 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, जबकि त्रिकुंड के ट्रेकिंग स्थल से कुछ परिवारों और 80 छात्रों समेत 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ के चलते कुछ 11 घर और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। पानी की वजह से अलग अलग हिस्सों की करीब 60 सड़कें बंद हैं। भारी बारिश का असर नदी नालों पर भी देखा गया है। मैगलोडगंज से लगे ऊपरी धर्मशाला में भागसू नाग के पास एक नाले ने अपना रास्ता बदल लिया। उसकी वजह से कई कार और बाइक पानी में बह गए। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कांगड़ा जिले में सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। कुल्लू में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। राज्य के नेपाल की तराई से लगे और उत्तरी बिहार के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान सहित अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये नदियां प्रदेश के 15 से अधिक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और इससे जुड़े हादसों में राज्य में अब तक कम से कम 8 लोगों की जानें गई हैं। पश्चिम चंपारण जिले में विभिन्न नदियों की जलस्तर में वृद्धि के कारण कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नरकटियागंज प्रखंड के कुंडलीपुर, मनियारी, मझरिया समेत दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इधर दरभंगा जिले में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे कई प्रखंडों के साथ साथ कुछ शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 19वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकेंगे। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें आपकी रुचि है, क्या आप चाहते हैं कि उन्हें इस महीने के मन की बात कार्यक्रम में दिखाया जाए। उन्होंने नमो ऐप या माई गॉव पर साझा करें और आप 1800-117800 पर डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी